नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान से। दोस्तों, यह प्रश्न आपको 2 या 3 नंबर से पूछे जाएंगे और बिल्कुल आपदा प्रबंध से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपदा प्रबंध से कुछ भी पूछा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपका नंबर 2 या 3 नंबर अवश्य ही आएगा। तो आइए पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझाएंगे। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। आप आपदा प्रबंध से इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा और अच्छे से समझ जाइएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, पहला प्रश्न है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी चीज के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रश्न पूछेगा कैसो भी, तो आप उसे अच्छे से बता सकते हैं। तो इसलिए आपदा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, उत्तर में लिखिएगा इस तरह से कि प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो आपदा कहलाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद इत्यादि। तो दोस्तों, आप भी पढ़ लिए होंगे। अब देखिए, समझिए आपदा क्या होता है। प्राकृतिक में होने वाली वैसी प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक घटना और मानवीय निर्मित घटना, मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे बम, बारूद, रेल दुर्घटना या कहीं पे मकान गिर गया, तो ये सब मानव निर्मित के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक घटना हो गया आपका बाढ़, भूकंप, सुखाड़ और आतंकवाद, ये हो गया आपका मानव निर्मित। यानी कि दोनों मिला करके जो घटना घटती है और उसमें जान माल की, जीव जंतु की हानि जो होती है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए इस बात को कि आपदा से आप क्या समझते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है या मानवीय निर्मित आपदा है या मानव का आपदा है। और पूछ दिया जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घटना नहीं है। तो उसमें आपको पूरा दिया रहेगा और उसमें 3 को दिया रहेगा प्राकृतिक और 1 दे देगा मानव निर्मित। तो ये बात को अगर आप भली भांति से समझ रहे हैं तो आपका प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा से आप लोग अच्छे से समझने के बाद आपका कोई भी प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे बन जाएगा। तो देखिए, यहां पर दिया गया है प्राकृतिक आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो देखिए, प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा स्वयं हुआ हो उसको कहते हैं। तो चलिए अच्छे से समझिएगा। प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी आदि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अब मानव निर्मित आपदा देखिए, जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध, ये सभी क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और अंत तक देखे हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो आपदा कहलाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद इत्यादि। तो ये आपदा के बारे में समझ गया। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी आदि। अब मानव निर्मित आपदा होता है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध। सुनामी संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण
पर अपना विचार प्रकट कीजिए। सुनामी संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे सुनामी को ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो पहला तरीका है, देखिए, समुद्र तट से कई सौ मीटर की दूरी तक न तो कोई भवन बनाएंगे और न ही वहां निवास करेंगे। दूसरा, जहां सुनामी की लहरें प्रायः आती है वहां लोगों को तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, मकान को अधिक से अधिक ऊंचाई पर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि सुनामी रोकी बनाने के लिए किसी इंजीनियरिंग की सहायता लेंगे। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो उत्तर में लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की क्या हो गया? पराजय हो गया, यानी कि वह हार गया। पराजय मतलब हार गया के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष राज्य या प्रदेश में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। यानी तुर्की का जो सुल्तान था उसका अपना ही प्रदेश, अपना ही राज्य में वह अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाया, वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा कहलाता था। ओटोमन साम्राज्य शासक यानी तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आप समझ गए दोस्तों कि कैसे हुआ। अतः वहां पे लगा दीजिएगा लास्ट में, अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ। यानी कि वह भारत के मुसलमानों के साथ जो है कि अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलाल का भी कानून कहा जाता है। तो आप उत्तर में लिखिएगा, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो दोस्तों, आप समझ गए कि वह जो 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट जो पास हुआ उसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसका निर्णय था कि विरोध कोई
अपील नहीं की जाए, मतलब कोई विरोधी उसका अपील नहीं किया है तो भी उसे पकड़कर जेल डाल देता था। मतलब अपील नहीं की जा सकती थी किसी भी व्यक्ति को अमान्य, मतलब कि बिना बेमतलब का अमान्य साक्ष्य, यानी कोई साक्ष्य नहीं है, उसके पास कोई वारंट नहीं है, आप क्या गलती की है नहीं, लेकिन डायरेक्ट उसको पकड़ के क्या कर देता था, बिना वकील, बिना दलाल, बिना वारंट के वह गिरफ्तार कर लेते थे। बिना वारंट के भी गिरफ्तार किए जा सकता था। तो यही था रॉलेट एक्ट आप कानून। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैकेट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। यानी उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो व्यापार हो रहा था, बढ़ रहा था, उसने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया, यानी कि उसको उसका तैयार किया कि चलो भाई इसके साथ समझौता कर लिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ किया जाए। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी, तो सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी। किसको? अंग्रेज सरकार को। जिसे गांधी इरविन पैकेट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड डार्विन के बीच संपन्न हुई। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन की स्थगित कर दिया गया। जब 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड डार्विन के बीच संपन्न हुआ समझौता, तो इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। अब अगला जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें वह भाग लेने के लिए सम्मिलित हो गए हैं। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा, बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया मतलब होता है कि दोस्तों, अगर यदि किसी के पास एक हिस्सा जमीन है तो उसमें से 1/3 हिस्सा जो कि है उसका 3 हिस्सा में नील की खेती जबरदस्ती करवाता था। 3 हिस्सा में, यानी इतना 3 हिस्सा में उसको नील की खेती करके देना पड़ता था, और 1 हिस्सा में अनाज उत्पादन था सभी किसान को, जो कि उसका दैन्य जिंदगी जीने में बहुत ही दुख तकलीफ से काटना शुरू कर दिया था किसान ने। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा और जबरदस्ती नील की खेती करना के लिए कहता था। तो देखिए आगे समझेंगे। तो बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि यानी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। यानी नील की खेती करता था ना, तो अगला जो फसल होगा, मतलब जैसे गेहूं चावल आलू गेहूं चावल आलू मकई, ये सब उपजाने में उसका उर्वरकता कम हो जाता था, क्षमता उपज कम हो जाता था। नील की खेती करने की खेत खराब हो जाता था, इसलिए वो खेती नहीं करना चाहता था, और उस उत्पादन का उचित कीमत भी उसको नहीं मिलता था, और उसे उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। और उसका स्थिति किसानों क्या हो गया था? दयनीय हो गई।
किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार का अनंत झुकना पड़ा। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ देते हैं, हम अच्छे समझ जाइएगा। बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी। उसे उत्पन्न का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई। किसान के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज को अनंत झुकना पड़ा।